सुबह का वक्त था। बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने हंसते खेलते अपने अपने क्लासरूम्स की तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन इसी हुजूम से कुछ फासले पर एक दुबला पतला सा लड़का फटे पुराने कपड़ों में एक बड़ा सा बोरा उठाए सड़क के किनारे झुका हुआ था। वो कूड़ेदानों से प्लास्टिक चुन रहा था। उसका नाम फायद था। उम्र सिर्फ 13 साल, मगर चेहरे पर 25 साल की मजबूरी का बोझ साफ झलकता था। बाल गर्द से हटे हुए थे, हाथों पर खरांचें थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वही चमक जो किसी गैर मामूली ज़हीन बच्चे के दिमाग में छुपी होती है। फाहिद रोज़ सुबह स्कूल के बच्चों को देखकर मुस्कुरा देता था। उसे स्कूल से बेहद मोहब्बत थी, मगर गुर्बत ने उससे तालीम का हक छीन लिया था। वो दूर खड़ा स्कूल की खिड़की से अंदर झांकता है, जैसे किसी और ही दुनिया को देख रहा हो। आज क्लास में रियाजी का पीरियड था। क्लास में दाखिल हुए सर शाकर, जो स्कूल के सबसे सख्त और सबसे जीन उस्ताद माने जाते थे, क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई। सर शाकर ने कहा कि आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल देने वाला हूँ। तमाम बच्चे चौंक गए। हमजा, जो क्लास का टॉपर था, गर्दन जरा टेढ़ी करके फख्र से बैठ गया। उसे पूरा यकीन था कि वो ये सवाल हल कर लेगा। सर शाकर ने ब्लैक बोर्ड पर एक लंबा और नहायत उलझा हुआ मसवात लिखना शुरू किया। लाइनें, एंटेंगुलर्स, रूट्स, फ्रैक्शंस, ऐसे सवाल जो शायद कॉलेज के बहुत से तलबा ने देखा भी ना हो। फाहिद, जो बाहर कूड़ा चुन रहा था, खिड़की से अंदर बोर्ड पर बनता हुआ हर निशान गौर से देख रहा था। उसकी सांस थम गई। ये सवाल उसके लिए खजाने से कम न था। सर शाकर ने चाक नीचे रखा और गहरी आवाज में कहा, जिस सवाल को हल करेगा उसका नाम इस स्कूल की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। क्लास में हलचल मच गई। सब बच्चे कलम और कॉपी संभाल कर तेजी से हल करने लगे। हमजा ने पूरा सफ़ा फार्मूले से भर दिया। सारा ने कैलकुलेटर निकालने की कोशिश की तो सर ने डांट दिया। क्लास का माहौल बोझिल हो गया। 20 मिनट गुजर गए। सर एक एक कॉपी देखते गए। हर जगह गलतियां थी। सर बोले, जल्दबाजी न करो, सवाल अपनी कॉपी में उतार लो। जो कल तक हल कर लेगा उसे इनाम मिलेगा। घंटी बजी। बच्चे कॉपियां उठाए बाहर की तरफ दौड़ पड़े। सबके चेहरों पर परेशानी थी कि ये सवाल आखिर हल कैसे होगा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे बैग लटकाए गेट से बाहर निकल रहे थे, मगर बाहर एक बच्चा ऐसा था जो कहीं नहीं जा रहा था। फाहिद वो बच्चों को नहीं बल्कि ब्लैक बोर्ड को देख रहा था। जब आखिरी बच्चा भी निकल गया तो फाहिद आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब गया। उसने झुककर पूरा सवाल देखा। हर निशान, हर अदद, हर पैटर्न उसने अपने नन्हे से दिमाग में महफूज कर लिया। फाहिद ने खुद से सरगोशी की, ये मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। वो अपना बोरा उठाता और तेजी से अपनी झोंपड़ी की तरफ भागता। फाहिद की झोंपड़ी कच्ची इबादत की आखिरी कतार में थी। टूटा हुआ दरवाजा, टपकता हुआ छप्पर, अंदर मिट्टी का चूल्हा, एक टूटी हुई चारपाई। माँ मजदूरी पर गई हुई थी। फाहिद सीधा इस कमरे में गया जिसकी दीवारों पर पुराने मसबात पहले ही लिखी हुई थी। उसने दीवार पर कोयले से स्कूल वाला सवाल बड़े गौर से लिखा। दीवार स्याह हो गई, मगर फाहिद की आंखों में रोशनी बढ़ती चली गई। वो घंटों बैठा रहा। पहले एक गलत रास्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसे पैटर्न समझ आ गया था। दीवार पर उसकी उंगलियां नाचने लगी। निशानात, अदाद, मंतक सब उसकी गिरफ्त में आता चला गया। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आखिरकार वो खड़ा हुआ और मुस्कुराया। उसने दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल का बिल्कुल दुरुस्त हल निकाल लिया था। वो बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया था, अगले दिन भी कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा था। गेट पर गार्ड ऊँघ रहा था। फाहिद ने मौका देखा और दीवार फांद कर अंदर चला गया। वो क्लासरूम में पहुंचा, बोर्ड साफ किया और अपने अनोखे अंदाज में एक एक स्टेप लेकर हल मुकम्मल कर दिया। पूरा बोर्ड मसवात से भर गया। ऐसा हल जो किसी कॉलेज के प्रोफेसर को भी हैरान कर दे। उसने नाम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, बस खामोशी से बाहर निकला और स्कूल के बाहर अपनी उसी जगह पर कूड़ा चुनने लगा। 9 बजे क्लास शुरू हुई। सब बच्चे अंदर दौड़े, मगर जैसे ही उस्ताद दाखिल हुए वो ठिठक गए। उनकी आंखें फैल गईं, सांस रुक गई। कल वाला मुश्किल सवाल मुकम्मल तौर पर हल शुदा था। सर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हर कदम पर मंतक, हर हिसाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो जोर से बोले, ये किसने किया? पूरा क्लासरूम सुन्न हो गया। कोई आवाज़ नहीं आई। हमजा खड़ा होकर बोला, सर जी हमने नहीं किया। उस्ताद चीखे, जिसने किया है सामने आए। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मगर कोई खड़ा ना हुआ, कोई आवाज़ ना आई। सब बच्चे हैरान थे, आखिर ये कौन है? उस्ताद की आवाज़ मजीद भारी हो गई, अगर सामने आओगे तो मैं इनाम भी दूंगा और पूरे स्कूल के सामने इज्जत भी। फिर भी कोई नहीं आया। क्लासरूम में सन्नाटा छा रहा। ये सिर्फ हैरत नहीं थी, ये तारीख थी। पहले सवाल का शानदार हल देखकर सर शाकर के चेहरे पर हैरानी और तजस्सुस दोनों नुमाया थे, मगर जब किसी ने आगे आकर ये नहीं कहा कि यह हल उसके ज़हन का कमाल है, तो उनके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो ब्लैक बोर्ड को घूरते रहे जैसे ये सब कोई ख्वाब हो। सवाल इंतहाई मुश्किल था और हल प्रोफेसर के दर्जे का। उन्होंने गहरी सांस ली और बच्चों की तरफ मुड़कर बोले, अगर कोई सामने नहीं आना चाहता तो मैं एक और सवाल देता हूँ। क्लास में हलचल मच गई। कुछ बच्चे कुर्सियों से टेक लगाकर बैठ गए, कुछ ने माथा पकड़ लिया। उस्ताद का चेहरा अब पहले से ज्यादा संजीदा था। उन्होंने चाक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर टेढ़े मेढ़े निशानात बनने लगे। अदाद, अलामतें,
پیچیدہ متغیرات، لامحدود کی طرف بڑھتی لکیریں، اتنا مشکل سوال کہ بچے صرف دیکھتے رہ جائیں۔ جب سوال مکمل ہوا تو مڑے اور بولے، یہ سوال میں نے خود 10 سال میں حل کیا تھا۔ پورا کلاس روم چونک گیا۔ 10 سال کچھ بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے قلم رکھ دیے، کچھ نے کاپیاں بند کر دیں۔ استاد نے پرسکون آواز میں کہا، تمہیں کئی دن ملیں گے، آرام سے حل کرنا۔ گھنٹی بجی اور بچے آہستہ آہستہ کلاس روم سے نکلنے لگے۔ کھڑکی کے باہر وہی دبلا پتلا بکھرے بالوں والا لڑکا کھڑا تھا، فاہد، وہی بچہ جو کوڑا چن کر اپنا پیٹ پالتا تھا، جس کے پاس نہ کاپی تھی، نہ کتاب، نہ کتابیں تھیں، نہ قلم، مگر ایسا دماغ جس سے دنیا ابھی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ سب بچے جا چکے تھے، استاد بھی نکل گئے تھے، مگر فاہد وہیں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں سوال کو اس طرح پڑھ رہی تھیں جیسے اعداد خود اس سے باتیں کر رہے ہوں۔ کچھ دیر وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب گیا اور پورا سوال غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ یہ سوال صرف مشکل نہیں تھا بلکہ ایسا تھا جسے سمجھنے میں بھی کسی کو برسوں لگ جائیں۔ مگر فاہد کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا، نہ گھبراہٹ، صرف تجسس تھا، صرف چمک۔ اس نے پورا سوال یاد کر لیا اور پھر اپنی بوری اٹھا کر اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ فاہد کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بجلی نہیں تھی، دیواروں میں سیلن بسی ہوئی تھی، چھوٹے سے غسل خانے میں ایک بلب تک نہیں جلتا تھا، مگر آج اسے کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا دماغ خود روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے پرانا کوئلہ اٹھایا اور دیوار پر سوال لکھ دیا۔ دیوار پر اعداد پھیلنے لگے، کہیں مشکل حساب، کہیں پیچیدہ اور پیٹرن، کہیں لامحدود میں گم ہو جانے والی مساواتیں۔ فاہد کا دماغ مسلسل دوڑ رہا تھا، کبھی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کر لمبی لکیریں کھینچتا۔ رات گہری ہوتی گئی، باہر کی دنیا سو گئی، مگر اس اندھیرے کمرے میں ایک بچہ پوری دنیا سے اکیلا لڑ رہا تھا، اعداد سے، بھوک سے، تھکن سے اور اپنی قسمت سے۔ کئی بار وہ تھک کر آنکھیں بند کر لیتا مگر ہار نہیں مانتا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جو ہر نابغہ لوگوں میں ہوتا، اور آخرکار فجر سے ذرا پہلے وہ سوال حل ہو گیا، بالکل درست، بالکل مکمل۔ فاہد کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ اسکول پہنچ گیا۔ کلاس روم خالی تھا، کھڑکی آدھی کھلی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے پورا حل بورڈ پر لکھ دیا، نہ ایک غلطی، نہ ایک قدم چھوٹا۔ مکمل ہوتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سا سکون آ گیا، مگر اس سکون کے پیچھے خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، رکو! اس کا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا، دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سر جھانک کر دروازے پر کھڑے تھے۔ فاہد کی سانسیں اٹک گئیں، اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ بس پوری طاقت سے بھاگ پڑا جیسے اس کی جان خطرے میں۔ استاد نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ کچی آبادی کی گلی میں ایسے غائب ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہوگا۔ سر جھانک کر آہستہ آہستہ بلیک بورڈ کے قریب آئے۔ ان کی سانس بھاری تھی، آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، اور جب انہیں پورا حل پڑا تو وہیں ٹھہر گئے۔ حل بالکل درست تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حیران کن۔ ان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ جس سوال کا حل کرنے مجھے 10 سال لگے اس نے ایک رات میں کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ اسکول پڑھے بغیر، کتاب کاپی بغیر ایسے سوال حل کر رہا ہے۔ یہ بچہ صرف ذہین نہیں بلکہ سر جھانک کر بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت، بے چینی اور سچ جاننے کی شدید پیاس صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے رہے مگر بیٹھ نہ سکے۔ دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ بچہ کون تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک دبلا پتلا گھبرایا ہوا لڑکا ان کے سامنے کھڑا تھا اور پھر ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ کون سا بچہ ایسے سوال حل کرتا ہے جنہیں سمجھنے میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر برسوں لگا دیتے ہیں؟ کون سا بچہ صبح 5 بجے اسکول آ جاتا ہے؟ استاد کرسی پر بیٹھے ہوئے بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکا اپنی دنیا سے اکیلا لڑ رہا ہے اور شاید اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ دوپہر تک انہوں نے کئی بچوں سے پوچھا کہ کیا صبح کوئی جلدی آیا تھا، کسی نے کسی کو دیکھا تھا، مگر ہر جواب ایک جیسا تھا، نہیں سر، کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ بچہ اسکول کا تھا ہی نہیں۔ اب استاد کو سمجھ آنے لگا کہ سچ اسکول کی دیواروں کے باہر کہیں چھپا ہے۔ لنچ ٹائم ہوتے ہی وہ اسٹاف روم سے پانی کی بوتل لے کر اسکول کے پیچھے کی طرف نکل گئے۔ ان کی نظریں بچوں پر نہیں بلکہ گلیوں، جھونپڑیوں اور کوڑے کے ڈھیروں پر تھی۔ انہیں بس ایک ہی شک تھا کہ اس کے کپڑے، اس کی گھبراہٹ، اس کا خوف، سب ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ دھوپ تیز تھی، گرم ہوا باری لگ رہی تھی، مگر استاد کی رفتار کم نہ ہوئی۔ وہ ان تنگ راستوں میں داخل ہوئے جہاں کھیلنے سے زیادہ کام کرتے بچے نظر آتے ہیں۔ کوڑے کی بدبو، ٹوٹی جھونپڑیاں، سر کے اوپر لٹکتے تار، ہر طرف غربت کی گھٹن۔ ایک جگہ چند بچے بوریاں لیے پلاسٹک چن رہے تھے۔ استاد نے نرم آواز میں پوچھا، کیا تم میں سے کوئی صبح اسکول کے پاس تھا؟ ایک دبلا پتلا لڑکا پھٹے پرانے کپڑوں میں، کیا تم میں سے کوئی اسے جانتا ہے؟ بچوں نے سر ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ کچھ نے سہمی انداز میں انہیں دیکھا، پھر ایک چھوٹے بچے نے آہستہ سے کہا، سر، شاید وہ فاہد ہوگا۔ استاد کی سانس روک گئی۔ انہوں نے پوچھا، فاہد کہاں رہتا ہے؟ بچے نے انگلی سے جھونپڑیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، پیچھے والی لائن میں سر، اس کے گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے۔ استاد اسی طرف بڑھ گئے۔ وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی
जिसकी आधी दीवार टूटी हुई थी। कोई दरवाज़ा नहीं था, बस एक पुराना पर्दा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उस्ताद ने आहिस्ता से पर्दा हटाया और जो मंजर उन्होंने देखा वो इन्हें अंदर तक ला गया। पूरी झोंपड़ी की दीवारें, हत्ता कि गुसल खाना भी, हर जगह कोयले से लिखी हुई मसावातों से भरा हुआ था। मसावातें साफ ग्राफ, लामहदूद तक जाती हुई लाइनें, कुछ साफ, कुछ मिटे हुए, कुछ इतने गहरे जैसे किसी ने रात भर रोशनी नहीं बल्कि अपने दिमाग में लिखा। ये किसी गरीब का घर नहीं था, ये किसी गैर मामूली दिमाग की दुनिया थी। उस्ताद की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से दीवार को छुआ। हर निशान एक कहानी सुनाता हुआ महसूस हो रहा था, जद्दोजहद की, तन्हाई की, जुनून की। इसी लम्हे पीछे से कदमों की हल्की सी आहट आई। उन्होंने मुड़कर देखा, फाहिद दरवाजे पर खड़ा था, मिट्टी में हटा हुआ, थका हुआ, आंखों में खौफ लिए। वो कांप रहा था, पकड़े जाने का नहीं बल्कि समझे जाने का खौफ। उस्ताद कुछ कहना चाहते थे मगर लफ्ज गले में अटक गए। आखिरकार उन्होंने आस्था से पूछा, फाहिद ये सब तुमने किया है? फाहिद ने नजरें झुका ली और हल्का सा सहारा ला दी। उसकी आंखें भर आईं और वो सरगोशी में बोला, सर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? ये सुनते ही उस्ताद की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़े, फाहिद के कंधों पर हाथ रखा और बोले, फाहिद गलत नहीं, तुमने वो कर दिखाया जो शायद मैं भी पूरी जिंदगी में न कर पाऊँ। पहली बार फाहिद ने उस्ताद की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ के साथ उम्मीद की चमक भी थी और उस्ताद ने महसूस किया कि ये बच्चा सिर्फ बासलाहियत नहीं बल्कि एक अनमोल हीरा है। उनका दिल भरा है। एक आम उस्ताद के लिए किसी बच्चे में इतना बड़ा टैलेंट देख लेना किसी खजाने की दरियाफ्त से कम न था। उन्होंने आस्था से कहा, फाहिद तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिखाया है? फाहिद खामोश रहा, नजरें जमीन पर जमाए, ना हाँ कही ना इनकार। उस्ताद ने बात जारी रखी और नरमी से समझाते हुए बोले, ये दीवारें तुम्हारे लिए छोटी हैं, ये दिमाग किसी भी स्कूल के टॉपर से कहीं आगे है। फाहिद की आंखों में नमी बढ़ गई। वो धीमी आवाज में बोला, सर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है मगर स्कूल मेरे बस में नहीं। उसके लफ्जों में शर्मिंदगी भी थी, मजबूरी भी और एक दबी हुई चीख भी। उस्ताद का गला भरा। उन्होंने कहा, स्कूल तुम्हारे बस में नहीं, या स्कूल ने तुम्हें कभी मौका ही नहीं दिया? कुछ लम्हों के लिए हवा तक रुकी हुई महसूस हुई। फाहिद की आंखों में माजी की तस्वीरें उभर आई। जब वो किताब उठाए बच्चों को देखता था, जब वो स्कूल की खिड़की से झांक कर सिर्फ ख्वाब देखता था, जब खेलने की उम्र में वो कूड़ा चुन रहा था। उसकी आवाज़ टूटती हुई निकली, सर घर में खाना मुश्किल से मिलता है, स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? उस्ताद की मुट्ठी भींच गई। इतने टैलेंट का बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से तालीम से महरूम था। उन्होंने फौरन कहा, तुम कल से मेरे स्कूल में पढ़ोगे। फाहिद फीस की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फाहिद चौंक गया, उसकी सांस जैसे रुक गई। सर सच में? हाँ सच में। चंद लम्हे खामोशी छा गए। फाहिद ने गला साफ किया, उसके होंठ कांपने लगे। मगर सर मैं कूड़ा चुनता हूँ। उसकी आवाज़ टूट गई। उसमें समाज का खौफ था, मजाक का, जिल्लत का। अगर बच्चों को पता चल गया कि अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो। उस्ताद ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और बोले, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो सबसे पहले मैं उसके सामने खड़ा हूँगा। फाहिद ने पहली बार आंखें उठाकर सीधा उस्ताद को देखा। उसकी नज़र में अब खौफ कम और यकीन ज़्यादा था। अचानक बाहर से दो सख्त और गुस्से भरी आवाज़ें आई। उस्ताद बाहर निकले तो दो आदमी खड़े थे, शायद झोंपड़ी के मजदूर। एक ने पूछा, साहब आप फाहिद से क्या बात कर रहे थे? उस्ताद ने जवाब दिया, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, जानना चाहता था कि। दूसरा आदमी कड़वी हंसती हंसते हुए बोला, साहब फाहिद पढ़ाई बढ़ाई के लिए नहीं बना, ये तो कूड़ा चुनकर ही पेट पालता है, इससे कोई उम्मीद न रखे। ऐसे बच्चे बड़े लोगों के स्कूलों में फिट नहीं बैठते। ये सुनते ही सर शाकर का खून खोल उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, काबिलियत मिट्टी में नहीं मिलती, मगर जब नजरें गंदी हों तो हर हीरा कचरा ही लगता है। दोनों आदमियों ने मुंह बनाया और वहां से चले गए। मगर बात फाहिद ने भी सुन ली थी। उसे लगा जैसे दुनिया बार बार उसे यही याद दिला रही हो कि तू कूड़ा चुनने वाला है, कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में फिर खौफ उतर आया। सर शाकर वापस झोंपड़ी में आए और फाहिद वहीं खड़ा था, खामोश और सहमा हुआ। शाकर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, फाहिद अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा रियाजीदान बनने देखना चाहता हूँ। फाहिद के होंठ कांपे। सर क्या मैं वाकई ये सब कर सकता हूँ? उस्ताद मुस्कुराए, तुम वो कर चुके हो जो बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं कर पाते। अब तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। फाहिद के अंदर कुछ टूट कर जुड़ गया। दिल में एक नया उजाला जाग उठा। फाहिद को पढ़ना आसान नहीं था, वो गरीब था, डरा हुआ था, खुद पर यकीन कम था। मगर उस्ताद ने ठान ली थी कि कुछ भी हो ये बच्चा दुनिया देखेगा और दुनिया इसे देखेगी। उसी रात सर शाकर प्रिंसिपल के घर पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। कूड़ा चुनने वाला बच्चा, दीवारों पर बने हल, जमीन पर लिखे गए सिंबल्स। सर हमें इस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, ये बच्चा खजाना है। अगली सुबह स्कूल में नोट्स लग गया कि जो भी लड़का ये सवाल हल करेगा उसे मुकम्मल और स्कॉलरशिप, हराइज, खाने की सहूलत और सालाना इनाम दिया जाएगा। इसी वक्त फाहिद स्कूल के बाहर खड़ा वो नोट्स पढ़ रहा था। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि उम्मीद थी।
पहली बार उसे लगा कि शायद ये दुनिया इस जैसी ना हो, मगर उसके लिए भी थोड़ी सी जगह बना सकती है। सर शाकर ने उसे दूर से देखा। इस बार आवाज़ नहीं दी, बस मुस्कुरा दी और अपनी डायरी से वो कागज़ निकाला जिस पर उन्होंने लिखा रखा था, कूड़ा चुनने वाला रियाजी जेनियस फाहिद। फाहिद ने इन्हें देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो मैं आ रहा हूँ, बस ज़रा सा हौसला जमा कर रहा हूँ। और इसी मुस्कुराहट के साथ एक गरीब बच्चा जो दुनिया से छुपकर रातों को दीवारों पर सवाल हल किया करता था, आज अपनी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका था। फाहिद ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा चौंक गया। उसका हाथ कांप रहा था, और रियाजी से नहीं बल्कि इतनी सारी नज़रों से। उस्ताद समझ गए कि आस्था से बोले, आराम से, ये दीवार नहीं है मगर ये भी तुम्हारा ही बोर्ड है। फाहिद ने गहरी सांस ली और लिखना शुरू कर दिया। अब उसका हाथ नहीं कांप रहा था, बल्कि जैसे उड़ रहा हो। एक एक करके सिंबल्स उभरने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रात में दीवार पर बनाता। 10 मिनट, फिर 20 मिनट, पूरा स्कूल सांस रोक के खड़ा था। और फिर आखिरी लाइन, आखिरी कदम, हल मुकम्मल। सर शाकर ने जैसे ही जवाब देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों में से किसी ने तालियां बजाई, फिर सब ने, फिर पूरी क्लास ने, और फिर पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। आज पहली बार किसी ने कूड़ा चुनने वाले बच्चे की खुलकर तारीफ की थी। प्रिंसिपल दौड़ते हुए आया और ऐलान किया, इस बच्चे को आज से हमारा स्कूल, हमारा हॉस्टल, हमारा खाना, हमारी तमाम सहूलियात मुफ्त मिलेंगी। फाहिद कांप गया। मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ? उस्ताद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम सिर्फ पढ़ोगे नहीं बेटा, तुम दुनिया को पढ़ाओगे। उस दिन स्कूल से निकलते वक्त फाहिद के हाथ में बोरी नहीं थी, उसने वहीं छोड़ दी थी, कूड़े के पास, इसी जगह जहाँ कभी उसकी किस्मत पड़ी थी। अब वो बोरी नहीं उठाएगा, अब वो मसावातें उठाएगा। अब वो कूड़ा नहीं चुनता था, वो इल्म चुनता था। इल्म की तलाश कभी मत छोड़ना, हर सवाल में एक नया रास्ता छुपा होता है।